एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं आपका टीचर साकिब अली आपके लिए लेकर आया हूँ आज का टॉपिक MS एक्सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं MS एक्सेल की। MS एक्सेल क्या होता है? जितनी भी हम कंपनी के अंदर काम करते हैं और वहाँ पर हमारा कंप्यूटर पर वर्क होता है तो सारा वो वर्क जो होता है MS एक्सेल पे ही होता है। तो हम बात करते हैं MS एक्सेल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले MS एक्सेल को ओपन करने के लिए क्या करना होगा हमें? MS एक्सेल को ओपन करने के लिए क्या करना होगा हमें? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर सर्च बार आ रहा है, सर्च बार पे हम एंटर करेंगे EXCEL। जैसे ही हम एक्सेल को क्लिक करते हैं हमारे सामने खुलकर आता है MS एक्सेल 2010। वर्जन हमारा कोई सा भी हो सकता है, 2007 हो सकता है, 10 हो सकता है, 16 हो सकता है या 23 हो सकता है, कोई भी वर्जन हमारा हो सकता है। जो भी हमारे कंप्यूटर में एक्सेल का वर्जन होगा उसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा MS एक्सेल ओपन होना चालू हो गया और शीट हमारी ओपन हो गई। एक्सेल की मैं बात करूँ, एक्सेल जो होता है वो शीट पर वर्क करता है। इसमें 3 शीट होती है, A1 शीट, 2 शीट, 3 शीट। तो ये हमारी शीट्स होती हैं। और MS एक्सेल के अंदर जो काम होता है वो रो एंड कॉलम में काम होता है, रो एंड कॉलम। तो रो जो होती है हमारी वो 1 2 3 4 5 6 से लेकर लास्ट होती है हमारी 10 48 576। तो और कॉलम होती हैं इसमें हमारी ABCDEFGHIJKLM, यानी लास्ट जो कॉलम होती है हमारी वो होती है XFD, यानी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रो एंड कॉलम होती हैं। दूसरी बात करते हैं, इसके अंदर ये बॉक्स बने हुए आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये बॉक्स बने हुए आ रहे हैं, इनको बोलते हैं हम सेल्स। इनको सेल्स बोला जाता है। और जितनी भी शीट के अंदर सेल्स होती हैं हर सेल का नाम होता है। सेल का नाम होता है कॉलम प्लस रो। अगर हम कॉलम को देखेंगे प्लस रो को देखेंगे तो उस सेल का नाम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया हुआ है तो इसका नाम है A1, क्योंकि A हमारी कॉलम है और रो हमारी 1 हो गई। तो बात करते हैं हम फिर से सेल की। सेल क्या होता है? कॉलम प्लस रो। तो अगर हम इस सेल की बात करते हैं तो ये सेल है हमारी A1। मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या है हमारा B1। मैं इसकी बात करता हूँ, ये हमारा D4। और ये हमें शो करता है यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, ये कहता है नेम बॉक्स, यानी सेल का नाम। अगर मैं बात करूं कहीं पर भी मैं क्लिक कर देता हूं स्क्रीन पर और मैं इसकी बात करता हूं तो कॉलम मेरी O आ रही है, रो मेरी 26 आ रही है। तो इस सेल का नाम हो गया मेरा O26। तो जितनी भी इसके अंदर सेल्स होती हैं इन सब का नाम होता है। अब मैं आपको बता दूं, एक्सेल जो डिपेंड होता है वो ज़्यादातर फॉर्मूले पर डिपेंड होता है और फॉर्मूला जो लगेगा हमारा वो सेल के अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल के अंदर सबसे पहले टाइपिंग करेंगे। कोई भी कंपनी ने हमें शीट दी है उसको हम टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग करने के बाद उसमें हमने एडिटिंग करना है। एडिटिंग का मतलब हमसे कोई गलतियां हो गई हैं तो उसको हम सुधारेंगे। उसके बाद थर्ड आता है फॉर्मेटिंग। इसके अंदर फॉर्मेटिंग और फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको फॉर्मेटिंग आ गई और फॉर्मूला आ गया तो आपके लिए एक्सेल बहुत ज़्यादा स्टार्ट है। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको 10 से 15 दिन के अंदर एक्सेल में परफेक्ट बना दूंगा। तो अभी मैं बात कर रहा था इसमें कॉलम प्लस रो। तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जान लेते हैं, फॉर्मेटिंग होती कैसे इसमें। जिस तरह से हमारे सामने ABCDEF ये हमारी कॉलम आ रही है तो इन कॉलम को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे A कॉलम को बड़ा करना है तो क्या करेंगे, A और B के बीच में जैसे ही हम जा रहे हैं तो पॉइंटर हमारा चेंज हो रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पॉइंटर पर क्लिक किया और ड्रॉ किया तो क्या हुआ, ये कॉलम का साइज हमारा बड़ा हो गया। अगर मुझे इसको वापस फिर से छोटा करना है तो क्लिक किया और इसको मैं वापस ड्रॉ कर लूंगा। तो किसी भी कॉलम को छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। मैंने रो को भी छोटा किया, बड़ा किया, ये हमारी रो बड़ी हो गई। वापस से फिर से छोटा करना, क्लिक किया और ड्रॉ किया। तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के किसी भी कॉलम या रो को हमें छोटा बड़ा करना है तो हम माउस के द्वारा से कर सकते हैं। बाकी इसमें का फॉर्मेट का भी अलग आता है, वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। इजीली फर्स्ट वीडियो है हमारी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या है, मैंने आपको बताया था कॉलम को बड़ा करना है, किसी भी 2 कॉलम के बीच में जाना है, क्लिक करके ड्रॉ कर लेंगे, क्लिक करेंगे ड्रॉ कर लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा ये कॉलम का साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। मैं कंट्रोल Z से वापस आ जाता हूँ। कंट्रोल Z जो होती है इसमें शॉर्ट की होती है वो बैक जाने के लिए। अब बात आती है कि इसमें वर्क क्या होता है। वर्क इसमें आप जिस ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं उस सारे ऑफिस का काम जो होता है हमारा वो MS एक्सेल पे होता है ज़्यादातर। तो इसमें मैं शीट की बात करता हूँ, कौन कौन सी शीट बनती है हमारी इसमें MS एक्सेल के अंदर। एम्प्लॉय शीट बनती है, एम्प्लॉय डिटेल बनती है, स्टॉक समरी बनती है, उसके साथ साथ
सैलरी शीट हो गई, सैलरी शीट के बाद इनकम शीट हो गई, एक्सपेंस शीट हो गई, एसेट शीट हो गई। तो इसके अंदर बहुत ही सारी शीट होती हैं। हम शीट के ऊपर वर्क करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए इसे। तो क्या करते हैं, मैं आपको एक शीट दिखा रहा हूँ, उसी शीट के ऊपर हम काम करेंगे। मैंने एक शीट बनाई हुई है पहले से, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको भी इसमें करने में आसानी हो जाए, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने शीट ओपन की है, आप देख रहे हैं एक्सेल की ही शीट है। तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है आपका एम्प्लॉय डिटेल हो सकता है, एम्प्लॉय शीट हो सकता है, एम्प्लॉय डिटेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब इसके बाद आते हैं हमारी हेडिंग्स। हेडिंग्स में फर्स्ट आता है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, एम्प्लॉय कोड हो सकता है, एम्प्लॉय नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। दूसरा आता है नेम। नेम ऑफ एम्प्लॉय भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, एम्प्लॉय नेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें हमने नाम लिख सकते हैं एम्प्लॉय का। नेक्स्ट आता है फादर्स नेम। नेक्स्ट डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, एड्रेस, पैन नंबर। और क्या हो सकता है, कंपनी के अंदर और भी डिटेल्स हो सकती है, जैसे पैन नंबर तो है इसके अंदर, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ इशू। तो XYZ जो कंपनी को डिटेल चाहिए वो आप कंपनी की शीट में बना सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं हम शीट के ऊपर। शीट के क्या करते हैं, उसको मिनिमाइज कर देते हैं और शीट को हम एक्सेल शीट को हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें टाइपिंग करनी होती है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम शीट को टाइपिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमने इसमें, परफेक्ट कंप्यूटर, ठीक है ना। और मैंने इसको एंटर कर दिया। एंटर करने से हम दूसरी लाइन में आ गए, नहीं दूसरी रो में आ गए। इसमें लिखा मैंने एम्प्लॉय शीट भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय डिटेल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम एम्प्लॉय डिटेल भी कर देते हैं, डिटेल्स कर सकते हैं, एम्प्लॉय शीट कर सकते हैं। अब आया था हम तीसरी रो में। तीसरी रो में जो हमने देखा था सबसे पहले लिखा हुआ था वहां पर एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ था। उसके बाद आप नेक्स्ट सेल में जाते हैं। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, या तो आप माउस से क्लिक कर सकते हैं, माउस से हम क्लिक कर रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, या जैसा हम इसमें सेल में काम कर रहे थे हमें दूसरी में जाना, नेक्स्ट सेल में जाना, तो हम टैब का यूज कर सकते हैं। या कीबोर्ड के अंदर 4 की होती हैं आपकी, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो हम राइट से आगे जा सकते हैं और लेफ्ट से पीछे आ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेल में मैं जाने के लिए टैब का यूज करना, क्योंकि टैब हमारे फिंगर के पास ही होता है, और लेफ्ट राइट अप की को यूज करने के लिए हमें फिंगर को उठाना पड़ेगा, हमारी टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। तो सेकंड में था हमारा नेम, उसके बाद फादर्स नेम। अब ध्यान रखना है कि एक एक हेडिंग को हमें अलग अलग सेल के अंदर लिखना है। कभी ऐसा करें हम कि हमने इसमें एम्प्लॉय नेम लिखा, इसी में नाम लिख दिया, इसी में फादर्स नेम लिख दिया, इसी में डेजिग्नेशन लिख दिया, सारी हेडिंग जो होंगी हमारी वो अलग अलग होंगी। तो इसमें हमने एम्प्लॉय नेम लिखा या एम्प्लॉय आईडी लिखा, इसमें हमने एम्प्लॉय नेम, इसमें फादर्स नेम। नेक्स्ट में आएंगे हम इसमें लिखेंगे हम डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन हो गया। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया। उसके बाद उसका एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद उसका मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल के बाद उसका एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नंबर तो ऑलरेडी हो चुका है, उसका आधार नंबर हो गया, आधार नंबर के बाद उसका पैन नंबर, पैन नंबर के बाद उसकी ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद हो सकता है उसका पासपोर्ट नंबर हो, पासपोर्ट नंबर हो सकता है कि कंट्री ऑफ इशू हो, बैंक नेम हो सकता है, अकाउंट नंबर हो सकता है। तो कंपनी ये बहुत सारी डिटेल्स रख सकती है। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, हमने इनको टाइपिंग कर लेना है। अब थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग पे आ जाते हैं। अब देखो, अगर इस शीट को हम ओपन करते हैं तो हेडिंग जो आ रही है हमारी, क्या कहता है, ये पूरी एक सेल को दिखा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी सेल है और यहाँ पर एक ही सेल है। तो क्या करते हैं, हम अपनी शीट पर जाते हैं और जहां तक हम काम कर रहे हैं, जहां तक हम काम कर रहे हैं उस ऊपर वाली सेल को हमें सिलेक्ट करना होगा माउस के द्वारा। माउस के द्वारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा भी सिलेक्ट करते हैं। जिस प्रोसेस से आपको सिलेक्ट करना आता है उस प्रोसेस से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या किया, मैंने इसको एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शिफ्ट को दबाया और राइट की से चलेंगे हम, तो सिलेक्ट हो रहा है। जिस प्रोसेस से भी आपको सिलेक्ट करना आता है उससे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, मर्ज होता है दो या दो से ज्यादा सेल, दो या दो से ज्यादा को एक जगह कर देना।
तो ये कहता है मर्ज एंड सेंटर, ये कहता है दो या दो से ज्यादा सेल को एक सेल बना देना और टेक्स्ट को सेंटर में ला देना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरा टेक्स्ट क्या होता है, इसको एक सेल बना दिया और टेक्स्ट को सेंटर में ला दिया। इसी तरह से हम एम्प्लॉय डिटेल को देखेंगे, क्लिक किया मैंने, इसको ड्रॉ किया और मर्ज एंड सेंटर कर दिया। दो चीजें मेरी कंप्लीट हो गई। वापस बैक करते हैं, Ctrl+Z, एक बार फिर से समझते हैं क्या करना है। सिलेक्ट किया और ड्रॉ किया, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। वापस फिर से हमने सेलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। अब ये आप खाने बने हुए देख रहे हो, ये एक्चुअल में तो खाने हैं लेकिन खाने नहीं हैं। जैसे अब मैं इस चीज का प्रिंट निकालने लग जाऊं, प्रिंट में गया और यहाँ मैं प्रिंट प्रीव्यू चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसमें बॉक्स बने हुए नहीं आ रहे हैं। तो क्या करना है, इन बॉक्स को बनाने के लिए हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है जहां तक हमने वर्क करना है और क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। सिंपल प्रोसेस। मैं Ctrl+Z से वापस करता हूँ, बैक करता हूँ, जहां तक मुझे काम करना है वहां तक मैंने सेलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर कर दिया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको ये। और इसके बाद ये फॉन्ट तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो क्या करना है, मुझे Ctrl+A करना है। Ctrl+A होता है सिलेक्ट ऑल के लिए और ये होता है आपका फॉन्ट, यानी स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट का नाम दे दिया कैम्ब्रिया। जैसे ही मैंने कैम्ब्रिया सेलेक्ट किया तो क्या देखते हैं आप, यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। केवल मैंने अभी इसको देखूंगा स्टाइल को चेंज करना। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और करते हैं, क्योंकि हम इस शीट के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर ये बोल्ड भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है। तो क्या करना है, इसी को हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड आ रहा है आपका, बोल्ड क्या है, हम Ctrl+B के द्वारा भी बोल्ड कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा साइज इंक्रीज भी करना है, तो क्या करता है, मैं एक बार Ctrl+A कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल किया और मैंने इसका फॉन्ट साइज, ये होता है फॉन्ट साइज, इसमें हमने 14 टाइप कर दिया। जैसे ही आप देख रहे हैं तो फॉन्ट साइज हमारा बड़ा हो चुका है। इस हेडिंग को हम थोड़ा सा साइज और बढ़ा लेते हैं और क्या अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको भी हम Ctrl+B कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब देखो एम्प्लॉई आईडी या एम्प्लॉई आईडी या एम्प्लॉई कोड जो यहाँ पर हाइड हो रहा है, नाम पूरा आ रहा है, फादर्स नेम कट रहा है, डेजिग्नेशन आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, मोबाइल नंबर, तो क्या देख रहे हैं आप, ये कटे हुए आ रहे हैं, है ना। तो क्या करना है, अगर इनको मुझे पूरा शो करना है तो क्या करूंगा, मैं ऊपर से कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा। क्या करना है, इस चीज से ध्यान रखना, ये तो होता है सेल सेलेक्ट और ये है हमारा कॉलम सेलेक्ट। जैसे ही मैंने सारे कॉलम को एक साथ सिलेक्ट किया और किसी भी कॉलम के बीच में जाकर मैंने डबल क्लिक कर दिया, जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो क्या होता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। देखो एम्प्लॉय आईडी पूरा आ गया, नाम को एडजस्ट कर लिया, फादर्स नेम को एडजस्ट कर लिया, डेजिग्नेशन, तो क्या कर लेता है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। लेकिन क्या होता है, मुझे तो एम्प्लॉय आईडी तो थोड़ा छोटा चाहिए, लेकिन नेम जो है मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्योंकि नेम हो सकता है किसी का नाम बड़ा हो सकता है, किसी का नाम छोटा हो सकता है, तो हम नेम वाले सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। फादर्स नेम भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, एड्रेस तो हो ही सकता है बड़ा, तो एड्रेस वाली सेल को कॉलम को हम बड़ा कर लेंगे। पैन नंबर बड़ा हो सकता है, मैं तो क्या कर लेते हैं, इनको क्लिक करके ड्रॉ करके इनको बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब आ जाती है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी में डाल देता हूँ 7405, XYZ कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये हमने अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के तौर पर डाल लेना है। अब कोई दूसरा एम्प्लॉय आता है तो हमने 7406 7407, तो हम इसको कंटिन्यू डालते चले जाएंगे। या क्या करते हैं, केवल हमने 7405 डाला है और कंट्रोल को प्रेस करना है और देखो जैसे हम इसके पॉइंट पर जा रहे हैं कोने पर तो डबल प्लस का निशान आ गया, तो क्या क्लिक करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे और ड्रॉ कर लेंगे हम। आप देख रहे होंगे तो यहाँ से 5 6 7 8 9 10 12 और लास्ट 33 तक हमारा एम्प्लॉय नंबर आ चुका है। उसके बाद आता है, ये तो हम डिलीट कर देते हैं, अभी इनके बारे में जानने। इसके बाद आता है नेम, एम्प्लॉय का क्या नाम है, मैं बात करता हूँ अजय कुमार, एम्प्लॉय का जो नाम है वो अजय कुमार है। अब बात करते हैं फादर्स नेम की, फादर्स नेम XYZ कुछ भी हो सकता है। तीसरी बात आती है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है उसकी पोस्ट क्या है कंपनी के अंदर, तो यहाँ डाल दिया हमने अकाउंट मैनेजर। देखो अब अकाउंट मैनेजर को देख रहे हैं तो वो दूसरी सेल में जा रहा है ना, तो क्या करना है, हमने कॉलम डेजिग्नेशन में कॉलम को क्लिक करेंगे और ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का 01/05/2015 में उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, XYZ कुछ भी हो सकती है। अब आता है उसका एड्रेस, उसका हाउस नंबर हो गया, उसके बाद उसका हो सकता है कोई कॉलोनी हो या शहर हो तो हम डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी आगे जा चुका है, तो क्या करते हैं, इस कॉलम को क्लिक करते हैं और आगे को हम ड्रॉ कर लेते हैं।
इसके बाद मोबाइल नंबर XYZ हम कुछ भी डाल देंगे उसका, ठीक है। नेक्स्ट आधार नंबर में XYZ हम कुछ भी डाल देंगे। उसके बाद पैन नंबर, जो भी उसका पैन नंबर है उसका पैन नंबर डाल देंगे हम। उसके बाद उसकी देखो फिर से हमने इसको बड़ा करना है। इसके बाद ईमेल आईडी @gmail.com, XYZ कुछ भी हो सकती है। कॉलम को हम उसको बड़ा कर लेंगे। उसका पासपोर्ट नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर हम XYZ कुछ भी डाल देंगे। बैंक नेम डाल देते हैं हम PNB बैंक, और अकाउंट नंबर में 1 2 3 4 XYZ कुछ भी डाल देंगे। तो ये शीट हम हो गई हमारी कंप्लीट। इस तरह से 1 बाय 1 करके हम क्या कर लेते हैं, कंटिन्यू बना लेंगे। तो बात कर रहे थे अभी हम क्या कर रहे थे, हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल को प्रेस किया और क्लिक करके ड्रॉ कर लेंगे। देख रहे हैं आप 5 6 7 8 9 10 11 से लेकर कहाँ तक आ गया, वो 33 तक। एक तो प्रोसेस आपका ये हो गया। दूसरा प्रोसेस में कंट्रोल Z से बैक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 5 लिखा और लास्ट में 7406, ठीक है। और मैंने दोनों को सिलेक्ट किया एक साथ। दोनों को सिलेक्ट करने का प्रोसेस, एक को क्लिक किया और दूसरे पर मैं पॉइंटर को लाकर छोड़ दिया। अब देखो प्लस का निशान आ रहा है, क्लिक किया और ड्रॉ किया, तो क्या हुआ हमारा, ये कंटिन्यू नंबर हमारे आ गए। बात आती है सेकंड नेम, कोई भी सेकंड नेम हो सकता है, थर्ड नेम हो सकता है, फोर्थ नेम हो सकता है, उसका फादर्स नेम हो सकता है, डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकती है उसकी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ भी हो सकती है, उसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मोबाइल नंबर कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कि इसमें जेंडर भी हो। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जेंडर तो हम भूल ही गए, हम कहते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले जेंडर आना था, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बीच में हमारा क्या आना था, जेंडर आना था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम हम इंसर्ट कर लेंगे। तो जिस कॉलम के बीच में लास्ट में आपको कॉलम लानी है तो क्या करते हैं, पहले लाने तो ई पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ प्लस का यूज कर देंगे। कंट्रोल के साथ आप जैसे ही प्लस करते जाएंगे तो आपकी कॉलम इंसर्ट होते चली जाएगी। तो कंट्रोल प्लस होता है कॉलम को इंसर्ट करना, और मुझे कॉलम को खत्म करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस का यूज करूंगा। दिख रहा है, मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं चाहिए तो कंट्रोल माइनस कर दूंगा, मुझे एड्रेस नहीं चाहिए तो कंट्रोल प्लस माइनस कर दूंगा, और मुझे वापस जाना है तो कंट्रोल प्लस Z। तो क्या करते हैं, यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन ले लेते हैं। जेंडर हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जेंडर आता है मेल, ठीक है ना, जेंडर हमने मेल लिया। अब सपोज को कि हमारी जो कंपनी के अंदर सारे लड़के लड़के हैं, मेल ही मेल है, तो हमने क्या क्या सिलेक्ट किया और एक शॉर्ट की होती है, जो हमने ऊपर लिखा है वही नीचे तक अप्लाई हो जाए। यूज किया हमने कंट्रोल प्लस D, जो हमारा ऊपर लिखा हुआ था उसी को हमने नीचे तक कंटिन्यू लाने के लिए क्या किया हमने, कंट्रोल प्लस D। कंट्रोल प्लस D होता है डुप्लीकेट डाउन, जो हमने ऊपर लिखा है कंटिन्यू हमारा नीचे तक अप्लाई हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे तो मैंने मेल ले लिया, अब मुझे ये अजय कुमार नीचे तक अप्लाई करना था, कंट्रोल प्लस D। अजय कुमार एक लिखा था और वो कंटिन्यू नीचे तक हमारे कंटिन्यू हो गया। अब जहां तक आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस D कर दिया, डुप्लीकेट डाउन हो गया। सेलेक्ट किया, मुझे इतनी में चाहिए, कंट्रोल प्लस D कर देंगे। तो कंट्रोल प्लस D होता है डुप्लीकेट डाउन। अगर आपने फॉर्मूला लगाया हुआ होता तो फॉर्मूला भी लग जाता। अभी शीट हमारी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल फर्स्ट डे है आपका, आपको समझाने के लिए मैंने ये शीट बनाई है। तो देखते हैं अभी उस शीट में कितना अंतर आ गया है। अच्छा, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये चीज भी हमने कंप्लीट कर ली। अब ये जो हेडिंग हमारी आ रही है, ये ग्रीन हो रही है ना, तो क्या करना है, वापस फिर से हमने एक्सेल शीट को अपनी ओपन करनी है, और इस जो हेडिंग हमारी आ रही है, इन हेडिंग को हमने सेलेक्ट करना होगा। हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर आ रहा है आपका फिल कलर। फिल कलर में जो भी आपको कलर चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो उसमें हमारा लाइट ब्लू था या डार्क ब्लू था, लाइट ब्लू ग्रीन या डार्क ग्रीन, जो भी था हमारा, यहाँ से उसको हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये नीचे की चीज़ें क्या करता हूँ, मैं इनको फिर से खत्म कर देता हूँ, डिलीट से मैं डिलीट कर देता हूँ, और क्या करना है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार नीचे तक और कंट्रोल प्लस D कर देता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस D किया तो डुप्लीकेट डाउन हो गया, सारी शीट हमारी फिल होकर आ गई है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एम्प्लॉय डिटेल क्या होता है। इसमें ये सारी मैं नीचे से खत्म कर देता हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नंबर, सेकंड नेम, नेक्स्ट फादर्स नेम। अच्छा, आगे जा रहा हूं मैं, क्या क्या कौन सी की है, टैब की है। इसके बाद डेजिग्नेशन उसकी क्या है, जेंडर क्या है,
डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, ईमेल आईडी, पासपोर्ट एंड ईटीसी। तो इसमें मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया है, केवल सिंपल शीट, फर्स्ट शीट मैंने आपको इसलिए बताई है, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, हमारा सिंपल शीट बनी हुई है ताकि आपको आसानी से प्रैक्टिस हो जाए। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा समझाया गया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको